हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला टॉपिक है साइज ऑफ। पहले न्यूक्लियर फिजिक्स लिख देते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहला टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस में अपन ये देखते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी, है ना। तो ये देखा गया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किससे वेरी करता है? मास नंबर। मास नंबर इससे वेरी करता है। मास नंबर जानते हो ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बोलते हैं मास नंबर, मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। उसमें मास नंबर वॉल्यूम ए से वेरी करता है। अब ये अपन देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, इस स्फेरिकल शेप मानते हैं, होता है मतलब ए। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, R0 ए का पावर 1/3। ठीक है, R0 एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल कांस्टेंट। एम्पिरिकल कांस्टेंट, ठीक है, ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू होता है 1.1 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस हुआ। अगला टॉपिक है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है, जिसको रो से नोट करते हैं। ये होता है मास ऑफ न्यूक्लियन। मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियन। मतलब इफ ऐसे मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगले स्टेप में हम लिखेंगे मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, राइट। मास ऑफ ईच न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ईच न्यूक्लियन स्मॉल m मान लो, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए मास नंबर बराबर होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब डेंसिटी होती है m इंटू ए 4/3 पाई आर क्यूब, और r को लिखोगे, आर क्यूब को अगले स्टेप में लिख देंगे। अभी अपन देखा था एम्पिरिकल कांस्टेंट टर्म में R0 ए की पावर 1/3 मास नंबर टर्म में अपन ने लिख दिया। ठीक, 4/3 पाई 1/3 इंटू ए 3। अब ए कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आया? m/4/3 पाई R0 क्यूब। ठीक, ये आया। इसको हम कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो डेंसिटी हो गया 3m/4 पाई R0 क्यूब। ठीक है, जा गया डेंसिटी का वैल्यू, राइट। ये डेंसिटी का वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 2.97
10⁻⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, +17 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ही स्ट्रांगली डेंस होता है। डेंसिटी न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं, बुक से ही लिखवा देते हैं। उनमें पहला पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स इज सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जो अपन ने डेंसिटी का फार्मूला देखा उसमें मास नंबर नहीं आया था, राइट। तो मास ए से इंडिपेंडेंट है, इसलिए सभी न्यूक्लियस का एक सा रहता है। कितना रहता है डेंसिटी, अपन ने देखा अभी 2.97 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। तो पहला पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम्स इज सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। सेकेंड, द हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सजेस्ट दैट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ न्यूक्लियस, सच एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटीज आर मेट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द experiment reveal that the density of nucleus is maximum at the center। सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा होती है डेंसिटी और बाहर कम होती जाती है, ठीक है। The experiment reveal that the density of nucleus is maximum at center and fall to 0 as we move radially outward। In other words, the nucleus does not have sharp boundary, right? The effective value of radius of nucleus is taken as the distance from the center, where the density is half its value of center, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट में डेंस होता है और बाहर धीरे धीरे उसकी डेंसिटी घटती जाती है, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट से लेकर के और जो लगभग बीच में जो पॉइंट रहता है ना, लास्ट और उसके बीच का, वहाँ तक का लेते हैं, ठीक। लास्ट पॉइंट है recent high energy electron scattering experiment have proved that matter is not uniformly distributed inside the nucleus। matter not uniformly distributed inside the nucleus, ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने बता दिया आपको। अब अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सारे न्यूक्लियन के बीच में लगता है। जैसे प्रोटॉन समझ लो, प्रोटॉन के बीच चलाएगा, न्यूट्रॉन भी चलाएगा, न्यूट्रॉन भी चलाएगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी चलाएगा। सभी एक दूसरे को पुल करते रहते हैं, राइट। और पूरे न्यूक्लियन अंदर रहते हैं इस तरह। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है जो कि क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। इसमें चार्ज का रोल नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और वेरी शॉर्ट रेंज मतलब 10⁻⁻15 मीटर, जानते हो ना, फेम्टो, इतनी छोटी रेंज में रहता है। और चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब कि प्लस के बीच में ही लगेगा, अट्रैक्टिव, है ना। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। न्यूक्लियर फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये बात अलग है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, लेकिन इतना स्ट्रांग रहता है कि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर देता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को। तो कुल मिला के अट्रैक्टिव स्टेट में ही रहते हैं, है ना। तो चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज का रोल नहीं है इसमें, वेरी शॉर्ट रेंज, राइट। और एक बात और है कि शॉर्ट रेंज 10⁻⁻15 मीटर, ये समझ लो बहुत ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस में एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जब फोर्स लगता है तो तीसरे वाले प्रोटॉन में नहीं लगता। इसका फोर्स इसमें लगेगा, देखिए इसका फोर्स इसमें लगेगा, ठीक है। ये पता है कि इनका आपस में लगेगा। फिर मान लो यहाँ न्यूट्रॉन है तो इसका फोर्स इसमें लगेगा, इसका जरूर इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज में होता है ऐसा, और एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको,
कि इसका जस्ट बगल में लगेगा, अगला वाला नहीं लगेगा, राइट, इसका इसमें नहीं लगेगा, ठीक, तो ध्यान रखना। तो चार्ज इंडिपेंडेंट, वेरी शॉर्ट रेंज, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर? नेचर में मिलने वाले जितने फोर्स हैं उनकी तुलना में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। यहाँ से समझ लो कि जो न्यूक्लियर फोर्स है 10⁻38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? 10⁻38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, ये है। और इस पर डिपेंडेंट मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पीड में ये बदल जाएगा, अलग अलग होगा, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं हमने बोली हैं अभी, इनको ऑर्डर वे में ऑर्डरली आप नोट बना के लिख लो, हम बोलते आ रहे हैं। पहला लिखना न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, राइट। पहला है न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसमें लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स आर अबाउट 10⁻38 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्सेज। द न्यूक्लियर force between two nucleon becomes negligible when the distance between them is greater than 4.2 into 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 10⁻⁻15 मीटर की रेंज तक ही एप्लीकेबल होता है, राइट। 4.2 into 10⁻⁻15 मीटर, इसके बाद उसका वेट कम हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेज are basically strong attractive forces but contain a small component of repulsive force। मतलब अगर हम 0.5 फर्मी मतलब 0.5 10⁻⁻15 से कम डिस्टेंस में करेंगे तो फिर वो रिपल भी करेगा, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर से दूर में करेंगे तो अट्रैक्शन होगा, 10⁻⁻15 इंटू 0.5 से पास करेंगे, बहुत ज़्यादा पास करेंगे मतलब, तो फिर रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन भी होता है इसमें, ठीक। फिर इसके बाद है न्यूक्लियर फोर्सेज आर सैचुरेटेड फोर्सेज। अभी हमने बताया था ना सैचुरेटेड फोर्सेज मतलब एन पी में फोर्स लगाएगा, पी में लगाएगा, लेकिन एन पी में नहीं लगाएगा। फिर इसका फोर्स इसमें होगा, इसका फोर्स इसमें नहीं होगा, इस तरह से देख सकते हो, ये लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज डिपेंडेंट। अभी हमने बताया था चार्ज का रोल नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है एज वेल एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगता है, इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। हमने बोला था अभी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में इसका आंसर अलग रहेगा, मतलब फोर्स का अलग रहेगा। फिर न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्स। ये जरूर हमने अभी बताया, एक्सचेंज फोर्स मतलब होता है कि एक युकावा साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलेगा, एक पाई मेसान पार्टिकल के थ्रू बदलेगा, राइट। जैसे प्रोटॉन पाई प्लस दे देगा तो न्यूट्रॉन बदल जाएगा, न्यूट्रॉन पाई माइनस दे देगा तो ये प्रोटॉन बदल जाएगा, राइट। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बदलेगा तो पाई नॉट, एक पाई मेसान पार्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई मेसान। उन्होंने इस तरह समझाया था जैसे दो डॉग हैं, एक बोन को लेके लड़ रहे हैं, तो जब इसके मुंह में बोन रहेगी तो दूसरा उसके इर्द गिर्द घूमेगा, तो दूसरे के पास रहेगी तो पहला वाला घूमेगा, तो इस तरह से एक्सचेंज फोर्स होता रहता है इनका, ठीक है। तो ये भी उन्होंने बताया था, तो हो गया। फिर इसके बाद में लास्ट है न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। डेफिनेटली सेंट्रल फोर्स तो है नहीं, राइट, क्योंकि डिस्टेंस से आर पर दूसरा वेरी करना चाहिए सेंटर होने के लिए, और एक के सेंटर से दूसरे सेंटर होना चाहिए, वो सब नहीं है इसमें, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है
पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में है, डिस्टेंस फर्मी में है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की उसमें है स्केल में, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0.5 फर्मी से कम डिस्टेंस जब होती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव मतलब इफेक्ट से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और 0.5 से ज़्यादा होने में डिस्टेंस जब 0.5 फर्मी से ज़्यादा होती है तो अट्रैक्टिव होता है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों नेचर होते हैं। जब दो न्यूक्लियन को हम 0.5 से कम दूरी में करते हैं तो रिपल्सन होता है, और 0.5 से ज़्यादा दूरी में अट्रैक्शन होता है। लेकिन बहुत आगे नहीं, बहुत जल्दी जीरो को टेंड करता है एनर्जी की, राइट, नेगेटिव से जीरो को टेंड करने लगती है, तो बहुत कम शॉर्ट रेंज में रहता है ये, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने न्यूक्लियर फोर्स की बता दी है, इनको तैयार कर लेना।